कभी औरंगजेब, कभी बाबर और फिर राम। इन सारे मुद्दों में सीएम ममता बनर्जी इतनी टेंशन में आ गई हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बंगाल में बिहार वाला खेल दिखाने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले साल यानी 2026 के अप्रैल में चुनाव संभावित है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होगा। बंगाल में इस बार वाम दलों के अलावा कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर की प्रस्तावित नई पार्टी और आईएसएफ जैसी कई पार्टियां मैदान में होंगी, पर मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा में ही दिखता है। पिछली बार भाजपा 77 सीट जीतकर विधानसभा में टीएमसी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई थी। ममता बनर्जी ने टीएमसी के बड़ी पार्टी बनने पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन भाजपा का बढ़ता कद उनके लिए बड़ी चुनौती है। कभी बंगाल की सत्ता पर काबिज रहे वाम दलों के मोर्चे और कांग्रेस को बीते चुनाव में खाली हाथ रह जाना पड़ा था। इस बार चुनाव में क्या होगा, इसे लेकर अभी से अनुमान लगाए जाने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल का दौरा किया। उन्हें नदिया जिले के मतुआ बहुल इलाके ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित करना था। मौसम की खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका। फिर सड़क मार्ग से उनके जाने की योजना बनी, पर समय की कमी को देखते हुए पीएम ने दमदम हवाई अड्डे से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया। इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी बंगाल दौरा प्रस्तावित है। सब ठीक रहा तो 29 और 30 दिसंबर को वे भी बंगाल आ सकते हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि भाजपा इस बार भी पूरी ताकत के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जीत से भाजपा का मनोबल ऊंचा हुआ है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह जीत का सिलसिला जारी रहे। वहीं बंगाल चुनाव की चर्चा में यह जानना जरूरी है कि भाजपा और टीएमसी की बंगाल में ताकत क्या है। क्यों लगातार 2011 से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में सफलता मिल रही है। कांग्रेस भी लंबे समय तक बंगाल की सत्ता में रही, लेकिन अब वह भी वाम दलों की तरह विधानसभा से नदारद हैं। लोकसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व शून्य है। वाम दलों के मोर्चे से अकुत्ता कर लोगों ने ममता बनर्जी पर आंख मूंदकर भरोसा किया था, पर सरकारी पैसे की लूट, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण टीएमसी की शक्ति क्षीण हुई है। 2021 में ममता ने सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ भाजपा की बढ़त का सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। कभी 1-2 सीट पर सिमटी भाजपा की ताकत में जबरदस्त उछाल आया और उसकी सीटें विधानसभा में 77 पर पहुंच गई। यह टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सीएम बनी है और इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है तो वे चौथी बार सीएम बन सकती हैं। ऐसे हुआ तो वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती हैं। यही नहीं, ठीक नीतीश कुमार की तरह ही ममता ने अपना वोट बैंक भी अलग अलग पॉकेट में बना रखे हैं। सत्ता में आने के बाद से ममता ने आधी आबादी को अपना वोट बैंक बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो नीतीश कुमार की रणनीति से मेल खाता है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए कई अनूठे काम किए हैं। निकाय चुनावों और नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, जीविक दीदियों की करीब 1.5 करोड़ की फौज, स्कूली बच्चियों को साइकिल, पोशाक के अलावा वजीफा जैसे काम नीतीश 2005 में पहली बार सीएम बनने के बाद से ही करते रहे हैं। ममता बनर्जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती रह रही हैं। साल 2024 में वे लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में करीब 7.60 करोड़ मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाता लगभग 3.85 से 3.90 करोड़ थे और महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3.70 से 3.75 करोड़ के बीच थी। यानी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी ही कम संख्या महिला वोटरों की है। एसआईआर के बाद इनमें कमी आने की संभावना है, लेकिन महिला पुरुष वोटरों का अनुपात ऐसे ही रहने का अनुमान है। ममता ने महिला मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन पर डोरे डालने का काम अपने पहले कार्यकाल से ही शुरू कर दिया था। ममता की महिलाओं की योजनाओं पर गौर करें तो लक्ष्मी भंडार योजना उन्होंने फरवरी 2021 में शुरू की थी। इस योजना से 25 से 60 वर्ष आयु की लगभग 2.2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 की आर्थिक सहायता देती है। इसका भुगतान सितंबर 2021 से जारी है। ममता सरकार की लाभुक ये महिलाएं उनके लिए लगातार 3 चुनाव से तारणहार बनती रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने पहली बार 2011 में सीएम पद की शपथ ली थी। उसके तुरंत बाद उन्होंने 2013 में पढ़ाई कर रही बच्चियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प आरंभ किया।
वार्षिक आधार पर देखें तो करीब 18 लाख लड़कियां इस योजना में स्कॉलरशिप प्राप्त करती हैं। इस योजना में 3.3 लाख लड़कियां एक मुश्त अनुदान लेती हैं। इसके अलावा ममता ने 2018 में रूपश्री प्रकल्प शुरू किया था। 2024 से लेकर 2025 में लगभग 2.08 लाख लड़कियां रूपश्री योजना से लाभान्वित हुई। नीतीश कुमार ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिहार में जीविका नामकरण किया तो बंगाल में ममता बनर्जी ने आनंदधारा नाम दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2011 से ही यह योजना बंगाल में चल रही है। राज्य में लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना से जुड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी ने किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला भी 2011 में ही शुरू की थी, जो अब तक जारी है। इस योजना कि लाभुक वैसी किशोरियां हैं जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष के बीच में है। ममता की असल ताकत है महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ देकर ममता बनर्जी ने अपने पाले में अब तक उनको रखा है। यही वजह है कि उन्हें चुनाव में लगातार कामयाबी मिलती रही है। नए साल में अपने कोर वोट का ख्याल रखते हुए ममता महिलाओं के लिए कुछ और आकर्षक योजनाओं की घोषणा करें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। संभव है कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी जाए। भाजपा को ममता के किले पर कब्जा करने के लिए पहले महिलाओं को अपने पाले में करना होगा। अगर इसमें वे कामयाब रहती है तो चौथी बार भी उनका झंडा बुलंद रह सकता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।